उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। पूर्वोत्तर डायरी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और कला की एक रोचक यात्रा लाए हैं। ये रोचक यात्राओं की श्रृंखला में हमने पिछले कुछ दिनों बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की। आज बारी है पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की। पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। आप सभी ने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा और ऐसे तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों और तमाम खेलों में भारत के झंडे को लहराया है। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों से निकलने वाले खिलाड़ियों की यात्रा के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाई कुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेरशिला नामक खेल जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुकपेक जैसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिश्मी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं।
त्रिपुरा में मुकना और थांगुट जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोडगे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की मैरी कॉम की। उनका पूरा नाम मंगते चंगनेई जैंग मैरी कॉम है। वे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से आती हैं। उन्होंने 2002 में तुर्की के अंतालिया में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वे 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में भी विश्व चैंपियन बनी। कुल मिलाकर उन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने फ्लाईवेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं सेखोम मीराबाई चानू की, जो मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिंग गांव से है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का सिर ऊंचा किया। इससे पहले 2017 में उन्होंने अमेरिका के अनाहिम शहर में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने 201 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई को भी पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लवलीना बोरगोहेन असम के गोलाघाट जिले से आती हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और असम की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और असम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जेरेमी लालरिनुंगा मिजोरम के आइजोल से हैं। 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक में उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय वेट लिफ्टर बने। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंदिया रानी देवी मणिपुर से ही आती हैं। उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। नयनमणि सैकिया असम के गोलाघाट से हैं और भारतीय लॉन बॉल्स टीम की सदस्य हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने लॉन बॉल्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिम्पा देवी मणिपुर से हैं और उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया। मणिपुर से ही बेमबेम देवी को भी भारतीय महिला फुटबॉल का अग्रणी चेहरा माना जाता है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने तक भारत के लिए 85 से अधिक मैच खेल चुकी थी। थोइबा सिंह मणिपुर से आने वाले हॉकी खिलाड़ी हैं। वे भारत के लिए 1996 के अटलांटा ओलंपिक में खेले थे। सरिता देवी भी मणिपुर से हैं। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के याक गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत है। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में आर्थिक मामलों की कमेटी की कैबिनेट बैठक हुई और इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शिलोंग से सिलचर तक के लिए एक बड़े ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। 167 किलोमीटर लंबा ये हाईवे पूर्वोत्तर राज्यों के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण हाईवे होने वाला है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा, बल्कि आवाजाही से लेकर तमाम आर्थिक गतिविधियों को भी इससे मदद मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कैबिनेट निर्णय के बारे में मीडिया को ब्रीफ करते हुए क्या कहा। शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब श्रोताओं, हम आपको हमारे एक विशेषज्ञ की राय और टिप्पणी इस संबंध में सुनवा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप फूकन से हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ला ने बात की और उनसे जानने का प्रयास किया कि सिलचर से शिलोंग तक बनने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरह से विकास की गतिविधियों को तेज गति मिलेगी। हम जानना चाहेंगे संदीप जी, एक ये तो हो गया कि जो मेघालय से और शिलोंग से सिलचर तक को जोड़ने का एक हाईवे, हम बात करना चाहेंगे इसके साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की पिछले 10 सालों में सरकार का विशेष जोर रहा है कि वहां पर विकास बढ़े, वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो बढ़े, कनेक्टिविटी बेहतर हो। आप कैसे देखते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के समग्र विकास को इस फैसले को केंद्र में रखते हुए? देखिए, मैं खुद ही नॉर्थ ईस्ट के हूँ, मैं आसाम से हूँ, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार का ये प्रयास रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत जोर दे। जैसे कि आपको पता है आदित्य जी की कनेक्टिविटी जो है एक बहुत बड़ी इशू है नॉर्थ ईस्ट के लिए। आज का जो फैसला हुआ हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर, ये एक बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जैसे आपको अगर ये क्यों जरूरी है मैं बता देता हूँ। जो हालात है अभी सड़कों का, जो प्रेजेंट हालात है वो इतने, और बारिश से मॉनसून से खराब हो जाते हैं, कनेक्टिविटी कट जाती है और स्थिति इतनी खराब होती है कि बहुत समय, मतलब 12, 14, 16 घंटे लग जाते हैं। जैसे कि हिंदी में कहता है कि कमर टूट जाती है बस में बैठे जाते जाते अगर पैसेंजर सवारी हो।
और जहाँ तक सामान, क्योंकि ये सिलचर जो है वो सदर्न असम में है, साउथ पॉइंट, वहां से ये वही रूट होता है, मेघालय तुरा होते हुए जाते हैं। उधर भी क्या है कि सामान जो होता है, जो गुड्स, मतलब एसेंशियल गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें भी बहुत टाइम लगता है, एक्सीडेंट प्रोन है, कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। और जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है कि हर स्तर पे, हर जगह पे जहां संभव हो सकती है, क्योंकि ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर कनेक्टिविटी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसकी कोशिश है, और उसी कोशिश के दिशा में ये एक और कदम है। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत के पर्व भारत की संस्कृति की अटूट पहचान है, और पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्यों के ये विविध पर्व मौसमों से जुड़े हुए हैं, फसलों की कटाई और बुआई से संबंधित हैं, और साथ ही ये पर्व यहाँ की संस्कृति की एक वो पहचान है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग विशेषता रखती है। और आइए आपको आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर भारत के पर्वों की एक खास यात्रा पर लिए चलते हैं, जिसमें हम 8 राज्यों के विभिन्न पर्वों और पूर्वोत्तर राज्यों की विविध जनजातियों के त्योहारों की आपको यात्रा करवाएंगे। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत भारत का वो भूभाग है जहां हर घाटी, हर पर्वत, हर जनजाति अपने अपने रंगों में सजे त्योहारों से अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। यहाँ के पर्व केवल तिथियों के अनुसरण नहीं करते, बल्कि जीवन की गति के साथ चलते हैं। फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, ऋतुओं के बदलने से लेकर देवताओं की पूजा अर्चना तक, हर पर्व की एक अलग विशेषता होती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ त्योहारों में सिर्फ रंग और संगीत नहीं होता, बल्कि आत्मा की एक गूंज होती है जो परंपरा से उपजी होती है, विश्वास से चलती है और समाज को एकता के धागे में पिरोती है। असम की बात करें तो यहाँ का बिहू पर्व केवल राज्य का नहीं, पूरे पूर्वोत्तर की पहचान बन चुका है। बिहू दरअसल एक नहीं, 3 पर्वों का नाम है: रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। रंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, जब खेतों में नई फसल की बुआई होती है। ये उल्लास का पर्व है। युवक युवतियां परंपरागत पोशाकों में सजकर बिहू नृत्य करते हैं, ढोल, पेपा और गोगोना की लहरियों पर नाचते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब घर घर में नया उत्साह जगता है। दूसरी ओर कोंगाली बिहू अक्टूबर में आता है, जो अधिक शांत और साधना का रूप लिए होता है। खेतों में धान पक रहा होता है। फिर आता है भोगाली बिहू जनवरी में, जब खेतों से फसल आ चुकी होती है। अब खाने पीने का दौर होता है। लोग सामूहिक भोज करते हैं, पारंपरिक पकवान बनाते हैं, मेला लगता है और साथ ही प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि एग फाइट, बैम्बू क्लाइंबिंग और झूला प्रतियोगिता। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल आज देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण बन चुका है। दिसंबर में जब ये पर्व मनाया जाता है, तब नागा जनजातियों की विविधता एक साथ एक मंच पर सजी होती है। यहाँ की 16 से ज्यादा जनजातियाँ अपने पारंपरिक वस्त्रों, गीतों और नृत्यों के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करती हैं। लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, परंपरागत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध कला और लोक कला को फिर से जीवित करते हैं। यहाँ लकड़ी से बने मुखौटे, बांस से बने वाद्य यंत्र और लोक गीतों की गूंज हर कोने में सुनाई देती है। अरुणाचल प्रदेश में विविध जनजातियों के विविध पर्व हैं। मुनपा समुदाय का लोसार पर्व तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगे कपड़ों और झंडियों से सजाते हैं, बौद्ध मठों में दीप जलाते हैं और विशेष प्रार्थनाओं का
आयोजन करते हैं। पारंपरिक नृत्य और ढोल की थाप के बीच लोग मिलकर एक नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं आदि जनजाति का सोलुंग पर्व अगस्त में मनाया जाता है। ये एक कृषि पर्व है जिसमें देवी किनेनाने की पूजा की जाती है, जो फसल, पशुधन और मानव समाज की रक्षा का सूचक मानी जाती है। पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हैं जिसे पोनुंग कहा जाता है। महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं और पूरा गांव इस त्योहार में एक परिवार की तरह शामिल होता है। सात सुरों का बंधन है अरुणाचल, चैनो अमन का एक दर्पण अरुणाचल। मिजोरम में मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चपचार कटु पर्व खेतों की बुआई से पहले मनाया जाता है। ये एक मौका होता है जब लोग बीते दिनों के श्रम को भूलकर नए मौसम की तैयारी करते हैं। चपचार कुट में एक खास लोक नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। बांस से जुड़ा पारंपरिक नृत्य, जिसे चेराव कहते हैं, विशेष आकर्षण का होता है। इसमें बांस की 2 छड़ें जमीन पर रखकर उन्हें लयबद्ध गति से हिलाया जाता है और महिलाएं उनके बीच नृत्य करती हैं। ये दृश्य न केवल कलात्मक होता है बल्कि सामूहिकता और संतुलन का प्रतीक भी बन जाता है। मिमकुट और थाल फावंग कुट जैसे पर्व भी यहाँ प्रमुख है। मिमकुट मृत पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है और थाल फावंग कुट नई फसल के स्वागत में। मणिपुर की धरती पर जब लाई हरा ओबा का समय आता है तो लोक संस्कृति एक नई चेतना के साथ जागती है। ये त्योहार पारंपरिक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजकर देवी देवताओं की गाथाएं गाते हैं, नृत्य करते हैं और पूरे वातावरण को एक अद्भुत धार्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। वहीं रासलीला श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटिका होती है, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जरिए प्रस्तुत की जाती है। इसे देखकर मन भाव विभोर हो जाता है और एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। त्रिपुरा में आदिवासी संस्कृति का एक सशक्त उदाहरण है खारची पूजा। ये पूजा का पर्व 14 देवताओं की आराधना के रूप में जुलाई में मनाया जाता है। यहाँ लोग नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं और एक 7 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान गांव भर में उत्सव का वातावरण बन जाता है। गरिया पूजा भी यहाँ की प्रमुख परंपरा है, जो अप्रैल में कृषि देवता गरिया की आराधना के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं और बेहतर फसल की कामना करते हैं। मेघालय में बेहदियेन खलाम पर्व जयंतिया समुदाय का एक खास पर्व है, जो जुलाई महीने में मनाया जाता है। ये पर्व वर्षा ऋतु के दौरान मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों से रक्षा और सामूहिक स्वास्थ्य की कामना करना होता है। इसमें लकड़ी के लंबे खंभों को सजाकर नदियों में बहाया जाता है और सामूहिक नृत्य का आयोजन होता है। वहीं बांग्ला पर्व गारो समुदाय का एक विशेष त्योहार है। ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का अवसर होता है। इस पर्व में ढोल की तेज थाप और रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में थिरकते लोगों का दृश्य मन को आनंद से भर देता है। सिक्किम में तिब्बती प्रभाव वाले त्योहारों की संख्या अधिक है। यहाँ लोसार, डुक्पा तेशी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व बौद्ध संस्कृति से जुड़े हैं। लोसार पर लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, बौद्ध भिक्षु मंत्रोच्चार करते हैं और घर घर में पारंपरिक व्यंजन जैसे मोमो, थुक्पा और खाबजे बनाए जाते हैं। पर्व के दौरान रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते हैं
जो सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन त्योहारों की सुंदरता सिर्फ उनके रंगों और गीतों में नहीं है, बल्कि उस भावना में है जो लोगों को एक साथ लाती है। इन पर्वों में लोग एक समुदाय की भावना के साथ मिलकर आयोजन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये पर्व हमें ये भी सिखाते हैं कि परंपरा केवल अतीत नहीं होती, वो वर्तमान को दिशा देती है और भविष्य को आधार। यहाँ हर नृत्य, हर गीत और हर रीत एक गहरी कहानी कहती है, संस्कृति की, प्रकृति की और मानवीय संबंधों की। इन पर्वों के माध्यम से न केवल लोग अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ, कत युग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। কান্ন কুবজরে পরা 12 ভূঞা আহিছিলে, কেই বংশতে শংকৰ দেউ ইয়াতে জন্মিলে। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। মরুর দেখরে আজান ফকিরে মধুর জিকির রসিলে, দিল্লির দিলোয়ারে আহি হস্তি পুঠি আঁকিলে, পঞ্চ নদীর তেগ বাহাদুরে ধর্মর সেতু গঢ়িলে, সমন্বয়ৰ দেখুৱালে কত প্ৰকাশ স্বতঃস্ফূৰ্ত। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।